हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से लंबे समय बाद। गाइस, आज हम बायोमोलिक्यूल्स वाला एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस देखो, सबसे पहले अपन बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर ही क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि देखो गाइस, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर क्या है, आपका बेसिक चैप्टर है। क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है ना, वो आपको हर चैप्टर में मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये चैप्टर क्या होता है, टांग अड़ाता है। और अगर आपने पहले से बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, तो आपको वहां पर क्या आती, अदर चैप्टर्स में क्या आएगी, परेशानी आएगी। गाइस, अब आज हम सबसे पहले जो बेसिक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसको उठाने जा रहे हैं। तो देखो गाइस, और बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर खत्म करने के बाद में अपन किसको स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी को। अब पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 11th क्लास और 12th क्लास दोनों को मिला के कितने पूरे टोटल गाइस, 9 चैप्टर्स है। तो इन पूरे के पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो 9 चैप्टर्स है, जिसका नीट के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बजट होता है, 10 12 15 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं इसमें पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डील करेंगे। गाइस, आज का तो हमारा टॉपिक क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है। गाइस, 3-4 दिन तक तो अभी बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर चलेगा। गाइस, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो देखो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जीवित तंत्र या कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, जल। से बात है। तो देखो गाइस, एक जीवित तंत्र या कोशिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। से बात है भाई, जल पाया जाता है। बट जल क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। जल में कार्बन का होता है। अरे भाई, जल के अंदर कार्बन क्या है, जल तो क्या है भाई, इनऑर्गेनिक है, यानी कि क्या है भाई, अकार्बनिक है। सही बात है भाई, जल क्या है, अकार्बनिक है। लेकिन सवाल तो क्या आता है कि जीवित तंत्र कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ बताओ, कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है। तो देखो गाइस, जीवित तंत्र कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ पूछ ले तो आंसर क्या करके आना आपको गाइस, प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर तो क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ पूछे तो प्रोटीन करके आना है। अगर अकार्बनिक पदार्थ पूछे या कुछ ना पूछे तो आंसर क्या करके आना भाई, जल करके आना है। समझ में आ गया। अब देखो गाइस, मैंने इधर क्या लिखा है, पदार्थ लिखा है, और उनका क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, प्रतिशत कोशिका के बाद, यानी कि कितना परसेंटेज पाया जाता है कोशिका के अंदर। तो देखो गाइस, मैंने क्या लिखा, जल। जल कितना पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में 70 से 90% पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना पाया जाता है भाई, तो 10 से 15%। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ भी है। न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%। न्यूक्लिक एसिड जानते हो, डीएनए आरएनए वगैरह सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड्स में आ जाते हैं। अब बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स आप सब जानते हो, डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने पाए जाते हैं भाई, 3%। कोशिका के अंदर बात कर रहे हैं अपन इनके। लिपिड्स या फैट्स जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, वसा, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, वसा, तो ये कितने पाए जाते हैं, 2%। और लास्ट में आ जाते हैं आयंस, यानी कि खनिज। खनिज कितना पाया जाता है, 1%। तो गाइस, इस सारणी को आपको क्या करना है, याद रखना है। एनसीईआरटी में भी दे रखी है। जल 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5-7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स या फैट्स 2% और आयंस 1%। समझ में गाइस। तो देखो, ये तो क्या हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। बेसिकली अपन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, अपन जीवित तंत्र कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ तो पढ़ते हैं। प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, फैट्स आ जाता है, एंजाइम्स वगैरह, ये सारी चीजें अपन बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, अब बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मेन अपना, प्रोटीन। प्रोटीन सब जानते हो क्या है भाई, सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाए जाने वाले क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। पहला टॉपिक तो ये याद रखो। तो जीवित तंत्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। समझ में गया। अब देखो, प्रोटीन के एक ही प्रकार के होते हैं क्या, नहीं। पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे विविध प्रकार के हैं। ये देखो, वेरिएबल प्रकार के क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ तो है, लेकिन कैसे है, वेरिएबल है। डेसिट। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो बड़े अणु हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। समझ में गया। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों है, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स को भी अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं भाई, बड़े अणु होते हैं, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी बात, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और अमीनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, आप 20 प्रकार के पढ़ते हो। समझ में। तो 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखो भाई, अमीनो एसिड्स के भी कैसे होते हैं, या विषम बहुलक होते हैं, हेटेरोपॉलीमर से। कैसे है, हेटेरोपॉलीमर से। देखो गाइस, बड़े अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, विषम बहुलक होते हैं, किसके, अमीनो एसिड्स की। ये सारे टॉपिक याद रखने, यहीं से क्वेश्चन बनता है।
तो प्रोटीन वेरिएबल होते हैं, बड़े अणु होते हैं, और अमीनो एसिड्स के विषम बहुलक होते हैं। दैट्स इट। अब बात करते हैं अमीनो एसिड की कि अमीनो एसिड क्या होता है। तो देखो गाइस, पहली बात तो अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि अमीनो एसिड क्या हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं भाई, प्रोटीन के एकलक क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, या आधारीय इकाई। अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, मोनोमर्स। ये क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, आधार इकाई होते हैं। समझ में गया। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखो, अभी से हटा देते हैं गाइस। तो देखो गाइस, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। एक क्या होता है गाइस, अल्फा कार्बन, ये एसिडिक समूह आ जाता है, ये क्षारीय समूह आ जाता है, एक हाइड्रोजन आ जाता है, और एक एल्किल ग्रुप आ जाता है। तो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में एक अल्फा कार्बन पाया जाता है। नंबरिंग कर दूं तो देखो गाइस, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। समझ में गया। ये अल्फा हाइड्रोजन आ जाता है, ये क्या आ जाता है, क्षारीय समूह, क्या आ जाता है, एमीन NH2। ये क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह, जो कि क्या हो जाता है, एसिडिक, यानी कि अम्लीय समूह। अरे ये गाइस इंपॉर्टेंट है, आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप। और जितने भी अपन 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे ना, उसमें ये पूरी इतनी स्ट्रक्चर, इतनी नीचे की सब में सेम रहेगी। बस ये आर ग्रुप ही क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा सब में। तो जो आर ग्रुप है, जिसे एल्किल ग्रुप कहते हैं, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। यानी कि क्या होता है, विविध होता है। समझ में आ गया। अब देखो स्ट्रक्चर समझ में आया आपको। अल्फा कार्बन होता है, एक क्षारीय समूह होता है, एक अम्लीय समूह होता है, और एक एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप सारे के सारे अमीनो एसिड्स में अलग अलग होता है। बाकी सारी स्ट्रक्चर अपन क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अब देखो गाइस, मीथेन की संरचना बताऊं तो देखो गाइस, मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये। अरे भाई, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। अब देखो गाइस, अपन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और इसकी जगह अम्लीय समूह लिया है COOH। इस एक हाइड्रोजन को हटा दिए, इसकी जगह क्या लिया है अपन, NH2। इस एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लिया है यहाँ पर, एल्किल ग्रुप। बताओ अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी। तो जो अमीनो एसिड होता है ना, इसे तो अमीनो एसिड को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं अपन, इन्हें प्रतिस्थापित मीथेन भी कहते हैं। समझ में आएगा। देखो प्रतिस्थापित का क्या होता है, सब्स्टिट्यूएटेड, सब्स्टिट्यूएटेड। ये क्या भाई, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएटेड मीथेन होते हैं। समझ में गया, प्रतिस्थापित मीथेन कहलाते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आएगी आपको, समझ में गया। और जो ये आर ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, सबके अंदर अलग अलग होता है। समझ में। अब देखो अब इसके अलावा अमीनो एसिड पढ़ लिया, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब इसके बाद में अपन एम्फोटेरिक पदार्थ पढ़ेंगे। एम्फोटेरिक पदार्थ क्या होता है, ज्यूटेराइन क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ेंगे। समझ में आएगा। अब देखो गाइस, सो गाइस अब करते हैं अपन एम्फोटेरिक पदार्थ से स्टार्ट। देखो गाइस अपन स्टार्ट करते हैं क्या, एम्फोटेरिक पदार्थ। तो देखो गाइस, एम्फोटेरिक पदार्थ स्टार्ट करें तो देखो गाइस, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी किसकी, अमीनो एसिड की। तो ये क्या होती है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होता है, अम्लीय समूह, ये क्या होता है, क्षारीय समूह। तो ऐसा अमीनो एसिड जिसमें अम्लीय समूह, क्षारीय समूह दोनों पाए जाते हैं, उसे एम्फोटेरिक पदार्थ कहते हैं। वेरी सिंपल। तो एम्फोटेरिक पदार्थ क्या होता है, अमीनो एसिड के अंदर अम्लीय समूह COOH और क्षारीय समूह NH2 दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे अणुओं को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक अर्थ क्या होता है, उभयधर्मी, यानी कि जो दोनों पाए जाए, अम्लीय समूह क्षारीय समूह दोनों पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, एम्फोटेरिक पदार्थ बोलते हैं। दैट्स इट। अब देखो अमीनो अम्ल को जब तुम क्या करोगे, जल में स्थानांतरित करोगे, अमीनो अम्ल को क्या करो भाई, जल में ट्रांसफर कर दो। तो जल में ट्रांसफर करोगे तो जो ये अम्लीय समूह होता है, अम्लीय समूह H+ दान देगा। तो इसने H+ दान दे दिया, तो दान देगा
तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसने क्या किया भाई, NH2 ने, ये NH2 था ना, इसने एक हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया, तो 2 थे, NH2 थे, इसने एक हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया क्योंकि क्षार है, तो एक हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया तो NH3 हो गया, ग्रहण किया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो NH3+। समझ में गया। तो जल में स्थानांतरित करोगे ना, जब अमीनो अम्ल को जल में स्थानांतरित करते हो तो ये एसिड के रूप में और बेस दोनों के रूप में कार्य करता है। उसे क्या बोलते हैं अपन, ज्यूटेराइन। उसे क्या बोलते हैं भाई, ज्यूटेराइन। तो ज्यूटेराइन क्या होता है, अमीनो अम्ल जो एसिड एवं बेस दोनों के रूप में कार्यरत होता है, उसे ज्यूटेराइन कहते हैं। अरे भाई उभयधर्मी तो वो होता है जिसमें अम्लीय समूह क्षारीय समूह दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो अम्ल और बेस दोनों के रूप में कार्य करे उसे ज्यूटेराइन बोलते हैं। और ज्यूटेराइन पर नेट चार्ज बताओ, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे को दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट चार्ज बताओ ज्यूटेराइन पर। तो ज्यूटेराइन पर नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। अगर कोई पूछ ले ज्यूटेराइन पर चार्ज कितना होता है तो जीरो होता है। जैसे एम्फोटेरिक पदार्थ समझ में आ गया, ज्यूटेराइन समझ में आ गया। अब बात करता हूँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। तो देखो गाइस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, अभी उसको भी समझाते हैं। पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है पीआई। अब देखो माना पीएच 4 है, माना कि पीएच 4 के ऊपर एक अमीनो एसिड है, माना कि पीएच 4 पर एक अमीनो एसिड है जो ज्यूटेराइन के रूप में काम कर रहा है। कि पीएच 4 पर एक अमीनो एसिड है जो ज्यूटेराइन के रूप में काम कर रहा है, तो इस पीएच को क्या बोलते हैं अपन, पीआई बोलते हैं। इस पीएच को क्या बोलूंगा मैं, इस पीएच 4 को क्या बोलूंगा मैं, पीआई बोलूंगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वह विशिष्ट पीएच का मान होता है जिस पर एक अमीनो एसिड ज्यूटेराइन के रूप में काम करने लग जाए। समझ में गया। तो देखो भाई पीआई क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वह विशिष्ट पीएच है, ये पीएच का मान ही होता है जिस पीएच पर एक अमीनो एसिड किसके रूप में, ज्यूटेराइन के रूप में काम करे। तो वह विशिष्ट पीएच है जिस पर एक अमीनो एसिड ज्यूटेराइन के रूप में कार्य करे। और प्रत्येक अमीनो एसिड का क्या होता है, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, और इस पर भी नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो प्रत्येक अमीनो एसिड का पीआई क्या होगा, अलग अलग होगा, और इसके ऊपर भी नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु। तो एम्फोटेरिक पदार्थ वो होता है जो जिसके अंदर अम्लीय समूह क्षारीय समूह दोनों पाए जाते हैं। जो अम्ल और क्षार दोनों ग्रुप में कार्य करे उसे क्या बोलते हैं भाई अपन, ज्यूटेराइन बोलते हैं। ज्यूटेराइन पर नेट चार्ज है, और एक कैसा पीएच जिस पर एक अमीनो एसिड ज्यूटेराइन के रूप में काम करे उसे क्या बोलते हैं अपन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब देखो गाइस, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर क्या है, ये दोनों मान बराबर हैं, इसे याद रखना। पीएच और पीआई क्या दोनों बराबर है। अब देखो इसे एक बार और समझाते हैं अभी। तो देखो गाइस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मान किसके बराबर है भाई, पीएच के बराबर है। तो देखो गाइस ये अल्फा कार्बन, ये COO-, ये NH3+, ये हाइड्रोजन और ये एल्किल ग्रुप। समझ में गया। ये क्या है, ज्यूटेराइन है। और ज्यूटेराइन के ऊपर पीएच क्या है, पीएच क्या होती है, पीआई के बराबर होती, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होती। समझ में गया। अब देखो गाइस अगर मैं पीएच को कम करूं, पीएच को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मान ज्यादा हो गया। पीएच को कम करा, कम करते अम्लीय माध्यम में जाएंगे, क्योंकि 1 से 7 तक अम्लीय होती है, 7 पे क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है, फिर 7 से 14 पे क्या होती है, क्षारीय होती है। तो पीएच को कम कर रहा हूँ, यानी कि अम्लीय माध्यम में जा रहा हूँ। अम्लीय माध्यम में जा रहा हूँ यानी कि यहाँ पर क्या मिलेंगे, इसको H+ मिलेंगे। तो देखो COO- जिसने H+ दान दे दिया था तो इसे H+ मिल जाएगा। समझ में गया। तो भी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, अल्फा कार्बन, इसने हाइड्रोजन दान दिया था, ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करते चार्ज भी खत्म। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर NH3+ रहेगा और यहाँ पर एल्किल ग्रुप। अगर पीएच का मान कम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से तो चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। समझ में गया। और गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद भी रखना, अगर पीएच का मान कम है किससे, पीआई से, तो चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। अब इसका उल्टा,
तुमने क्या कर दिया भाई, पीएच का मान बढ़ा दिया, पीएच का मान बढ़ा दिया पीआई से, तो यानी कि अपन क्षारीय माध्यम में जा रहे हैं, तो क्षारीय माध्यम में क्या लेंगे इसे, ओ एच माइनस। समझ में क्या? अब देखो, अब देखो इधर NH3 प्लस है और इधर OH माइनस है, एक एच यहाँ से जाएगा तो जल बन के क्या निकल जाएगा, बाहर बन जाएगा, जल बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो जल बन के बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक एच चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, NH2 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन ग्रहण करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन दान दे दिया, चार्ज खत्म। समझ में गया? तो यहाँ से जल बन के बाहर निकल जाएगा। तब देखो, तब संरचना कैसी आ जाएगी, अल्फा कार्बन COO माइनस NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ग्रुप। तो बताओ, अगर पीएच का मान ज़्यादा है पीआई से, पीएच का मान ज़्यादा है पीआई से, तो चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। समझ में आएगा? अगर पीएच और पीआई का मान दोनों बराबर है तो नेट चार्ज जीरो, अगर पीएच को कम कर दोगे तो चार्ज पॉजिटिव, अगर पीएच को ज़्यादा कर दोगे तो चार्ज नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन है, अब देखो गाइस क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि 3 अमीनो एसिड है A1 A2 और A3, 3 अमीनो एसिड है A1 A2 A3 और इनका पीआई दे रखा है 4 6 8, 4 6 और 8, और ये pH 6 के ऊपर काम कर रहे हैं। समझ में क्या? देखो 3 अमीनो एसिड है A1 A2 A3, pI 4 pI 6 pI 8, और ये तीनों की तीनों अमीनो एसिड किस pH के ऊपर, 6 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपन को चार्ज बताना, फाइंड चार्ज। तो अपन को क्या करना है, चार्ज को फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई सॉल्यूशन देखो, पहले का pI 4 है, pH कितना है 6, यानी कि pH का मान क्या कर दिया, ज़्यादा है। pH का मान 6, pI का मान कम है, pH का मान ज़्यादा, pH का मान ज़्यादा, तो बताओ कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। दूसरे पे आओ, pH का मान 6 pI का मान 6, दोनों बराबर, pH का मान बराबर और pI का मान बराबर, तो चार्ज बताओ, जीरो। ज्यूटेनाइन बन गया ना, pH pI के दोनों के बराबर है। तीसरा, pI का मान 8 किया, pH का मान 6, pH का मान कम कर दिया, pI का मान ज़्यादा गया pH से। समझ में क्या? यानी कि pH को कम कर दिया, अम्लीय माध्यम में गए, H प्लस मिलेगा तो कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी। तो समझ में आएगा कि इस वाले से आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व करने। आपसे पूछा जाएगा कि अमीनो एसिड्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, कि 3 अमीनो एसिड दे दिया, pH की इतना, pH 6 पे काम कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग चार्ज बताना, तो नेगेटिव चार्ज, जीरो चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। समझ में आएगा? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखो गाइस, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। अरे भाई अमीनो एसिड्स में क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड ही तो पाया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रकार से बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो देखो गाइस, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए मैंने 2 अमीनो एसिड लिए, A1 और A2, 2 अमीनो एसिड ले लिए, ठीक। तो गाइस एक अमीनो एसिड ये ले लिया, R1 लिख दिया, और ये मैंने क्या ले लिया, दूसरा अमीनो एसिड ले लिया। तो देखो गाइस, इसका OH और इसका H आपस में निकल जाएंगे, जल बना के। OH यहां से गया, H यहां से गया, H2O बन के निकल गया, जल निकला, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। हिंदी में निर्जलीकरण। क्या बोलते हैं गाइस, निर्जलीकरण। तो देखो गाइस,
यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का क्या है भाई, उदाहरण है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ, अब यहाँ से वाटर बन के निकला तो इसकी हालत कैसी हो जाएगी, ये R1 NH2, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखो गाइज यहाँ पर क्या रह गया, कार्बन C डबल बॉन्ड ONH, आगे क्या रह गया, अल्फा कार्बन COOH, एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन। तो देखो गाइज ये इतना, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड ONH है। अब देखो C डबल बॉन्ड ONH मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसे बोलते हैं ट्रांस संरचना, यानी कि उल्टा रूप। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। और जो अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है ना, वो ट्रांस संरचना में पाया जाता है। किस संरचना में पाया जाता है, ट्रांस स्ट्रक्चर में। अभी देखो दो प्रकार की संरचना होती है, एक तो सीधी जिसे बोलते हैं सिस, क्या बोलते हैं, सिस, और एक उल्टी संरचना होती है जिसे बोलते हैं ट्रांस है। और सिस और ट्रांस क्या होती है, आप इसे केमिस्ट्री में जो आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर होता है उसमें आप डिटेल से पढ़ते हैं। तो आपको इतना से याद रखना है कि C डबल बॉन्ड ONH यहाँ इस प्रकार से होता है, C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या पेप्टाइड बॉन्ड है, जो कि किस में पाया जाता है, ट्रांस संरचना में पाया जाता है, ट्रांस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो देखो गाइस दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड इस प्रकार से बनता है, समझ में आ गया। अब देखो गाइस इसके ऊपर भी एक, देखो गाइस कुछ दो तीन बातें जान लो कि अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ने वाला बंध कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का एग्जांपल है, इसको पूरा लिख देते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। यार आपको हिंदी में वो लिखना पड़ता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का क्या है भाई, ये उदाहरण है। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, वो कैसा बॉन्ड है, एक प्रकार का कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड है और ट्रांस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, समझ में गया। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो गाइस क्वेश्चन क्या है, तो देखो गाइस क्वेश्चन क्या है, 3 अमीनो एसिड है, तीन अमीनो एसिड है और प्रत्येक का भार कितना है, 150 डाल्टन से। तो 3 अमीनो एसिड है, प्रत्येक का भार कितना है, 150 डाल्टन से, और मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं। ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं तो आपको ट्राइपेप्टाइड का भार क्या होगा, तो इस ट्राइपेप्टाइड का भार बताना आपको, समझ में आ गया। तो देखो गाइस सॉल्व करो आप, आपका क्या आंसर आता है। तो 3 अमीनो एसिड है, प्रत्येक का भार 150 डाल्टन से, अब मिलकर ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं तो इसका भार क्या होगा। तो देखो गाइस 3 अमीनो एसिड है, A1 A2 A3, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहां बनेगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, यानी कि देखो 3 अमीनो एसिड है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड तो 2 ही बनेंगे ना, तो 2 बनेंगे, तो एक जल का अणु यहां बाहर हो जाएगा, एक जल का अणु यहां बाहर हो जाएगा। और जल का अणुभार कितना होता है, केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ते हो 18, तो 18 डाल्टन से यहां माइनस कर दो, और 18 डाल्टन से यहां माइनस कर दो, 18 18 36 है। देखो प्रत्येक का भार 150 डाल्टन बोला, तीनों का नहीं, एक का 150 है तो 3 का कितना हो जाएगा, 150 इंटू 3 करूं 450, कितना जाता है 450 डाल्टन। लेकिन 18 18 ये तो निकल गए ना, 18 दूनी 36, 36 माइनस कर लो, 10 में से 6 गए 4, 1 414 डाल्टन। तो ट्राइपेप्टाइड का भार क्या होगा, दिस इज द फाइनल आंसर, कितना होगा 414 डाल्टन होगा। सो देखो गाइज आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कितना परसेंटेज पाया जाता है, उसके अलावा अपने प्रोटीन पढ़ लिया, अमीनो एसिड पढ़ लिया,
और एम्फोटेरिक, ज्यूटेराइन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ लिया और उसके ऊपर कुछ 1-2 सवाल भी कर रहे हैं बने। अब देखो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन किसको डील करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स आपने सुनेंगे कि 20 प्रकार के होते हैं, बट मैं आपको पूरे 22 प्रकार के अमीनो एसिड पढ़ाऊंगा। तो देखो गाइस, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से क्या होता है। और हाँ गाइस, ये जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं ना, वो याद किसी को नहीं होते, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको पूरे के पूरे 20 ने बल्कि 22 के 22 अमीनो एसिड याद करके जाओगे। ट्रिक के साथ में गाइस, अमीनो एसिड्स को डिटेल से याद भी करेंगे, ट्रिक के साथ में याद रखेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो धन्यवाद।